एक आंख वाली अंधी बदसूरत माँ जिसे सब घृणा करते थे। अरे देखो देखो, उस बुढ़िया की आंख फूटी हुई है और कमर भी मुड़ी हुई है, लगता है कोई भिखारिन है। नहीं नहीं, नौकरानी होगी। नहीं, नौकरानी है तो काम कैसे करती होगी? ये तो कोई भिखारी नहीं है। ये सब बातें कमल के बेटे अजय के दोस्तों में चल रही थी। जब अजय कमरे से बाहर आया तो दादी को देखा और अपने दोस्तों में खुसर फुसर देखी तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई और बहुत गुस्सा आया। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ। मैंने आपसे कितनी बार बोला है, आप बाहर मत निकला करो, हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। कमल के बेटे अजय ने बड़ी बेरुखी से कहा। ओह, तो ये तेरी दादी है? अजय के दोस्तों ने चौंकते हुए कहा। हमने तो सोचा कोई भिखारिन होगी या नौकरानी होगी, और हंसने लगे। तभी अजय अपने अतीत से बाहर आ गया। यह पिछली बार की बात है, जब अजय के दोस्त घर आए थे तब उसे बहुत चिढ़ा रहे थे। और आज भी अजय के दोस्त आने वाले हैं, लेकिन दादी आज फिर ड्राइंग रूम में बैठी है। अजय ने देखा तो अपने अतीत के सागर में बह गया था। दादी, आपने सुना नहीं अभी तक? जाइए, ऊपर जाइए। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, कमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत आना, वे लोग मुझे चिढ़ाते हैं, अजय ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अजय, क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? कमल की पत्नी छवि ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी पिछली बार की तरह आज भी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, उन्होंने पहले भी मुझे चिढ़ाया था, अजय ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को बार बार लजवाती हो? आपकी समझ में नहीं आता है क्या? छवि ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। कमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उनकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वे अपना सब काम खुद कर लेती हैं, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती हैं। एक अंधी बूढ़ी सहमी औरत अपनी फूटी आंख लेकर जाए तो जाए कहाँ? उसके ही घर में उसकी ऐसी दुर्दशा थी। वे बूढ़ी औरत अपनी एक आंख से बार बार अपने पोतों को देखती। उस एक आंख में मानो हजार सवाल छुपे हों। वे अपनी लाचारी और बेबसी पर खामोश होकर सब सुनती रहती, सब बर्दाश्त करती रहती। उसकी कमर का उस बूढ़ी औरत पर इतना बोझ नहीं था जितना कि बहू और पोते के स्वभाव का था। उनके लफ्जों के ताने उसकी एक आंख की रोशनी भी छीन जा रहे थे। जब वे अंधी औरत बार बार उस आंख से आंसू बहाती, वे बेबसी के आलम में चूर बूढ़ी औरत करे भी तो क्या करे। ये बेचारी बूढ़ी दुर्गा चुपचाप उठकर जीने के सहारे अपनी एक आंख को मीचे हुए आंसुओं के सैलाब को लिए ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। वह बार बार बैठती और एक एक पैड़ी चढ़ती और हाफती हुई पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई, जो उनका कमरा था। कमरे की हालत भी बूढ़ी दुर्गा की तरह बेबस और लाचारी का प्रतीक होता था। उसकी एक आंख की तरह ही उसके कमरे की रोशनी भी पूरी नहीं थी। उसकी कमर की तरह उसका पलंग भी नीचे की ओर झुका हुआ था। इससे बढ़कर और बेबसी क्या होगी? कभी जब मन करता तो अपनी झुकी कमर के सहारे अपनी एक आंख की रोशनी लिए अपने बेबसी के बोझ को घसीटते हुए नीचे ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाती थी। मगर शायद किस्मत को भी उसकी बेबसी पर ही सुकून मिलता था। ऊपर चली गई या नहीं? पलंग पर बैठ गई या नहीं? कमल की पत्नी ने चिल्लाकर पूछा। उसे पता था कि एक बार अगर ऊपर चली गई तो आना मुश्किल होगा, कभी बीच में ही ना रुक गई हो और फिर से नीचे आ जाए। जा बेटा, एक बार चेक तो करके आ, बुढ़िया कमरे में चली गई है या नहीं? कमल की पत्नी ने अपने बेटे अजय से कहा। बेटा भी दौड़ा हुआ ऊपर जाकर देख कर आया। अब इस कमरे से बाहर मत आना, नहीं तो मैं आपका ये टूटा फूटा पलंग भी तोड़ डालूंगा, अजय ने वार्निंग देते हुए कहा। बूढ़ी दादी ने अपनी बूढ़ी गर्दन हिला दी। कमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को इतना अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वे चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था।
रात को कमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देशी धुन धारा में अपनी एक आंख को बार बार खोलती बंद करती उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। हमने तरस खाकर अपने घर में रख लिया है। उनकी नजरों में हम महान भी बन गए और हमें बेइज्जत भी नहीं होना पड़ा। कमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह बस यही सोचता रहता था कि क्या किया जाए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता था। अपने बेटे की मन स्थिति को दुर्गा अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। कमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी और दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। वह अपनी बेबसी में और घुटती जा रही थी। उन्हें अंदर ही अंदर ये बात खाई जाती थी कि मेरे बेटे को मेरी वजह से ये सब सहन करना पड़ता है। एक दिन वह अपने बेटे से कहने लगी, कमल, बहुत दिन हो गए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। कुछ दिन वहां रहूंगी तो वहां की भी देखभाल हो जाएगी। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? कमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो है ना, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। छवि ने बिना देर किए हुए झट से मुंह खोला। छवि को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। सूखे पौधों पर फिर से हरियाली आ गई हो। उसकी दिल की तमन्ना पूरी हो गई। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, दुर्गा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। कमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर भी गुस्सा आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वह सुकून सा महसूस करने लगा, जैसे बहुत बड़ा बोझ कम हो गया हो, जिंदगी को जीने का सहारा मिल गया हो। वक्त बीत गया। अंधी बूढ़ी माँ जैसे तैसे दिन काटती रही। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब कमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से कमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर सिन्हा ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। घर में अनेक पकवान बनाए गए। सबको अपने उपहार का बेसब्री से इंतजार था कि चाचा जी जरूर अमेरिका से सबके लिए उपहार लाए होंगे। क्यों कमल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर सिन्हा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, उदास उदास सी रहती थी, चला नहीं जाता था, लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे आती जाती रहती थी। छवि ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर सिन्हा ने कमल की ओर देखा तो कमल ने अपनी आंखें झुका ली और खिसियाने लगा। डॉक्टर सिन्हा सब समझ गए। जो सबके लिए उपहार लाए थे वो नहीं निकाले। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। अगले दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि दुर्गा को बहुत तेज बुखार है और उनका जिस्म चमड़े के समान हड्डियों से चिपका हुआ है। सर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। हाथों पैरों के नाखून बड़े बड़े हो रहे थे। एक आंख जो सही थी वो भी आधी खुली हुई थी। मुंह खुला हुआ था और जिस्म से बदबू भी आ रही थी। डॉक्टर सिन्हा दौड़कर दुर्गा के पास गए। उनके पैर छूकर रोने लगे। लाचारी की ऐसी हालत, बुढ़ापे की ऐसी नाकदरी, वक्त की ऐसी मार, दुर्गा की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। वह बार बार बूढ़ी भाभी को देखते फिर रोते, फिर बूढ़ी भाभी को देखते फिर रोते। वाह बेटा वाह कमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। आएगी कैसे? तुझे तो बीवी, बच्चे और समाज की इज्जत की परवाह है। तुझे तो अपना स्टेटस ऊंचा रखना है ना, तुझे अपनी मान मर्यादा का डर है ना। डॉक्टर सिन्हा ने कमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, कमल का इसमें कोई दोष नहीं है।
मैं खुद गांव आई थी। दुर्गा ने अपनी आंख खोलते हुए अपनी तुतलाती जुबान से अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। आपकी हालत सब बयां कर रही है। आप आराम से लेटी रहो। अपनी बूढ़ी बेबस हड्डियों पर और कितना जुल्म बर्दाश्त करोगी? अपनी जान पर और कितना बोझ सहन करोगी? डॉक्टर सिन्हा ने शिकायत भरे लहजे में कहा। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है? तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है कि ये मेरी सास नहीं रिश्तेदार है ना? डॉक्टर सिन्हा ने छवि की ओर व्यंग से देखा। छवि निरुत्तर होकर कमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा कमल, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तुम्हारी जान बचाना भी मुश्किल था। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। तब तुम्हारी माँ डॉक्टर के पैरों में गिर गई थी और तुम्हारी जान बचाने की भीख मांग रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब सूखने का नाम नहीं ले रहा था। बार बार यही कही जाती थी कि मेरी आंख ले लो, मेरा जिस्म ले लो, मेरी जान ले लो, मेरे बेटे के अंदर मेरी जान डाल दो, लेकिन मेरा बेटा किसी तरह बचा लो। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था, जिसकी बदौलत आज तुम इस समाज में जिंदा हो। जिस जिंदगी के मजे तुम लेते हो ये सब तुम्हारी इस बूढ़ी माँ की देन है। जिस आंख से तुम इस दुनिया का हसीन नजारा देखते हो वह इसी अंधी माँ की देन है। जिस कमर से तुम चलते फिरते हो वह इसी कुबड़ी माँ की देन है। छवि बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके अपने बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर सिन्हा की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर सिन्हा ने दुर्गा से कहा। कमल को तो काटो खून ही नहीं था। डॉक्टर सिन्हा जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो कमल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह एकदम सहम गया था। अपनी माँ की इतनी कुर्बानियां सुनकर वह भौचक्का रह गया। वह दौड़ता गया और माँ दुर्गा के पैरों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा। मैं सब सुनता रहा लेकिन कभी विरोध नहीं किया। मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया? मैं अपने हित के लिए सब सहता गया। आपका अपमान करवाता रहा। मैं बहुत पापी हूँ। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। वह घर आपका ही मंदिर है। उस मंदिर की देवी आप ही हैं। आप ही उस मंदिर की दुर्गा माँ है। कमल अपनी माँ से माफी मांगता रहा और आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखता रहा। मेरा बेटा है तू, मेरा जहां है तू मेरा लाल है। मेरे लाल, तूने कोई पाप नहीं किया। मेरे बच्चों से तो गलती होती रहती है। बूढ़ी माँ ने कमल को अपने पैरों से उठाते हुए कहा। दोनों माँ बेटे रोने लगे। छवि को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दुर्गा से आंख मिलाए। दुर्गा ने छवि की मन स्थिति को समझकर उसे पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और कमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। एक ही तो बहू है मेरी और इसी से तू मुझे अलग करेगा। करके दिखाई जरा। छवि और अजय ने दुर्गा के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी। माँ जी, मैं बहुत बुरी हूँ। आपसे ऐसा बर्ताव किया, आपकी दशा की मजाक बनाई। आप मुझे कभी माफ मत कीजिएगा। मैं इसी आग में जलती रहूंगी। यही मेरी सजा है। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं करते। मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया है और दुआ भी दे दी है। दादी, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। मैं अपने दोस्तों को गर्व से कहूँगा ये मेरी दादी है। अजय और बहू को माँ ने अपने सीने से लगा लिया और माँ की हृदय ने सबको माफ कर दिया और डॉक्टर सिन्हा के साथ खुशी खुशी सब दुर्गा मंदिर यानी दुर्गा के घर आए। डॉक्टर सिन्हा ने सबके लिए उपहार निकाले। सब खुशी से खिल उठे। कमल ने माँ को ड्राइंग रूम में आराम से बिठाया और सबने माँ के पैर दबाए। अब माँ का कमरा नीचे था, सुंदर सा फूलों वाली दीवार का कमरा।
अजय के दोस्त आए। अजय को दादी के साथ ड्राइंग रूम में हंसते खेलते देखा तो वे भी दौड़कर दादी के पास आए। तो दादी ने सबको कहानी सुनाई। सब गौर से कहानी सुनने लगे और दादी के दोस्त बन गए। अब रोज अजय के दोस्त दादी के पास आते और हंसते खेलते कहानी सुनते। बहू छवि भी सबको गर्व से कहती, ये मेरी सासू माँ है, मेरी माँ। दुर्गा जी का पूरा दिन हंसते खेलते गुजरने लगा। दुर्गा माँ अपने घर को देखती, अपने बच्चों को देखती, दुआएं करती और भगवान का शुक्र अदा करती। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।